वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई डॉक्टर सुशील शर्मा। मैं आप लोगों के लिए जो आज एक नए विषय पर वीडियो बनाने के लिए आपको देख रहा हूं कि आज का जो टॉपिक है वो सह अभियुक्त और सह अपराधी है, जिसको को एक्यूज्ड और एकम्प्लिस कहा जाता है। दोनों बातें अलग हैं। बच्चे कई बार इसमें ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सह अभियुक्त और सह अपराधी का एक ही पर्सन है, जबकि दोनों बातें अलग अलग हैं। यदि आप सहअभियुक्त के बारे में देखें तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 30 में को एक्यूज्ड से रिलेटेड प्रोविजंस का जिक्र किया गया है। यदि आप एकम्प्लिस के बारे में देखें तो सेक्शन 133 के केस उसमें जो प्रोविजंस में बताया गया वो एकम्प्लिस के बारे में बताया गया है। एकम्प्लिस और को एक्यूज के बारे में आपको ये समझना होगा कि ये दोनों क्वेश्चंस की आपस में क्या प्रासंगिकता हो सकती है, या इसके कंफ्यूजन से किस तरीके से हम लोगों को दूर रहना चाहिए कि दोनों का आंसर को मर्ज नहीं कर देना चाहिए। दोनों चीजें अलग हैं। को एक्यूज की जो सिचुएशंस दी गई है, जो परिस्थितियां बताई गई हैं, वो संस्वीकृति के टॉपिक में दिया गया है। और संस्वीकृति शब्द को आपने बताया है कि कई बार मैं बता चुका हूं कि कन्फेशन वर्ड को डिफाइन नहीं किया है। कन्फेशन का सामान्य अर्थों में जो अर्थ बताया जाता है कि जब किसी अभियुक्त के द्वारा अपने किए गए अपराध की स्वीकारोक्ति कर लेता है तो उसको हम कन्फेशन कहते हैं। कन्फेशन जो स्टीफन ने कन्फेशन की डेफिनेशन नहीं दी, लेकिन स्टीफन के द्वारा जो कन्फेशन के बारे में उसका भाव बताया गया, उस भाव को लॉर्ड एटकिंसन महोदय के द्वारा ओवररूल कर दिया गया। और वो ओवररूल करने के लिए जो उन्होंने अपनी डेफिनेशंस बताई वो पाकला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में, उसमें उन्होंने बताया कि जब अभियुक्त व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध को संपूर्ण रूप से उसके कथन को स्वीकार करे या अस्वीकार करे, ऐसे कथन ही संस्वीकृति के तौर पर माने जा सकते हैं। संस्वीकृति का यदि हम देखें तो सेक्शन 30 में यह बताया गया है कि यदि कोई एक व्यक्ति से अधिक यानी कि मिनिमम 2 व्यक्तियों के द्वारा यदि किसी अपराध को किया जाता है और एक व्यक्ति के द्वारा, एक अपराधी के द्वारा उस अपराध के बारे में यदि स्वीकारोक्ति अपने विरुद्ध तथा दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई ऐसा कन्फेस किया जाता है, तो ऐसे कन्फेशन के बारे में, इसकी रेलिवेंसी के बारे में कि क्या उस अपराधी व्यक्ति के द्वारा जो कन्फेस किया जा रहा है उस कन्फेशन को न्यायालय कंसीडर कर सकता है या नहीं। तो क्वेश्चन ये है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा मिलकर किसी अपराध को किया गया है, उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा न्यायालय के समक्ष अपना कन्फेशन किया गया है, वह व्यक्ति स्वयं या अपने अपने विरुद्ध या दूसरे किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध यदि कोई भी कन्फेशन कर रहा है तो उस कन्फेशन को क्या न्यायालय विचार में ले सकता है या नहीं ले सकता। प्रश्न ये है धारा 30 की। धारा 30 की प्रासंगिकता के लिए, धारा 30 को पढ़ने के लिए आपको यह विचार करने योग्य प्रश्न है कि कोई भी व्यक्ति यदि सामान्य तरीके से किसी भी दूसरे व्यक्ति का नाम ले लेता है तो क्या उस व्यक्ति के विरुद्ध भी न्यायालय विचार कर सकता है। तो उस क्वेश्चन का आंसर यह होगा कि यदि उन दोनों ने मिलकर किसी 2 व्यक्तियों के द्वारा यह अपराध किया गया है, उनमें से एक अपराधी व्यक्ति के द्वारा उस अपराध को स्वीकार किया गया है और उनका संयुक्त रूप से यदि विचारण किया जा रहा है, मेन सेक्शन 30 का जो कंटेंट है वो यही है कि यदि उन दोनों के विरुद्ध ज्वाइंटली ट्राइड किया जा रहा है और तब उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा कन्फेशन किया गया है कि वह स्वयं के विरुद्ध भी और दूसरे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध भी उसके कन्फेशन किया जा रहा है, तो कोर्ट में भी कंसीडर्ड, न्यायालय उसको विचार में ले सकेगा। और लेकिन यदि आपके दिए गए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस में यदि ज्वाइंट ट्राइड वर्ड का यूज नहीं किया गया है और ऐसे में यदि उस अपराधी व्यक्ति के द्वारा स्वयं के विरुद्ध या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ऐसा कन्फेशन किया गया है तो कोर्ट नोट में बी कंसीडर्ड, उसको न्यायालय विचार में नहीं ले सकेगा। धारा 30 पर 2 दृष्टांत दिए गए हैं। आप दृष्टांत ए और दृष्टांत बी दोनों को यदि देखेंगे तो आपको केवल उसके कंटेंट में यही जानकारी हो रही है कि वहां पर ज्वाइंट ट्राइड वर्ड का ही प्रयोग किया गया। एक इलस्ट्रेशन में ज्वाइंट ट्राइड है और दूसरे इलस्ट्रेशन में ज्वाइंट ट्राइड नहीं है। जहां ज्वाइंट ट्राइड नहीं है, जहां पर दूसरे वाले इलस्ट्रेशन में यदि आप देख रहे होंगे तो उसमें संयुक्त विचारण यदि नहीं हो रहा है तो उसमें न्यायालय विचार में नहीं ले सकेगा उसके द्वारा किए गए कन्फेशन को। यदि संयुक्त रूप से विचारित किया जा रहा है तो कोर्ट उसको कंसीडर्ड कर सकता है। उपरोक्त विषय बिंदु पर कश्मीरा सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, भवानी शाह वर्सेस एम्परर के केस दोनों महत्वपूर्ण केस माने जाते हैं। सेक्शन 133 को यदि आप देखें
तो 133 इससे अलग क्यों है? 133 अकम्प्लिस सहअपराधी के बारे में बताया गया है। और सहअपराधी कौन है? जहां दो या दो से अधिक व्यक्ति के द्वारा मिलकर कोई अपराध किया गया है और न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई रिकॉर्डेड एविडेंस नहीं है, कोई साक्ष्य प्रतीत नहीं होता, पत्रावली का अध्ययन करने के बाद ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, कि न्यायालय के पास ऐसा कोई साक्ष्य न होने के कारण यह नहीं पता चल पा रहा कि अपराध किसके द्वारा किया गया है। तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय यह सोचकर न्याय के उद्देश्य को विफल होने से बचाने के लिए न्यायालय ऐसा विचार करता है, न्यायालय ऐसी परिस्थितियों में उस व्यक्ति के समक्ष ये ऑफर करता है कि यदि आप न्यायालय के समक्ष इन सत्य बातों का प्रकटीकरण करेंगे तो हम आपको इस आधार पर दोष मुक्त करा सकते हैं। धारा 133 के बेर एक्ट में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी दोष सिद्धि केवल इस कारण अविधिमान नहीं समझी जाएगी कि वह सहअपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। सहअपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर, असंपुष्ट का मतलब इनकोरोबोरेशन है, साक्ष्य की संपुष्टि नहीं की गई है, बिना कोरोबोरेशन के भी दूसरे व्यक्ति के द्वारा जो कन्विक्शन किया जा रहा है वो लीगली समझा जा रहा है। क्योंकि यदि आप देखें तो सहअपराधी के साक्ष्य के बारे में बिल्कुल 133 में साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी दोष सिद्धि केवल इस कारण अविधिमान नहीं समझी जाएगी। मीनिंग इसका क्या है? वो लीगली समझी जाएगी, वो विधिमान समझी जाएगी। और वो विधिमान क्यों समझी जाएगी? क्योंकि वह असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है और इस कारण वो विधिमान नहीं समझी जाएगी। जबकि यदि आप देखेंगे तो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 114 के इलस्ट्रेशन नंबर बी में भी यही इसका जस्ट अपोजिट रूल्स लिखा हुआ है। धारा 114 के दृष्टांत बी में लिखा है कि सहअपराधी के जब तक उसके साक्ष्य की संपुष्टि किसी दूसरे साक्ष्य के साथ न कर ली जाए तो ऐसी परिस्थितियों में कोई भी दोष सिद्धि नहीं करनी चाहिए। तो ये दो कॉन्ट्ररी बातें नहीं हो सकती। कोई लॉ है, इंडियन एविडेंस एक्ट की ही बात की जा रही है, और इंडियन एविडेंस एक्ट में दो कॉन्ट्ररी बातें कैसे हो सकती हैं? धारा 133 में साफ साफ लिख दिया कि कोई भी दोष सिद्धि केवल इस कारण अविधिमान नहीं समझी जाएगी कि वह असंपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर दी गई है। धारा 114 के दृष्टांत भी में लिख दिया कि कोई भी दोष सिद्धि से अपराधी के जब तक संतुष्टि ना कर ली जाए दूसरे अन्य साक्ष्य के साथ तो तब तक दोष सिद्धि नहीं की जानी चाहिए। यह विवादित प्रश्न था और इस विवादित प्रश्न के लिए डागडू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में डी वाई चंद्रचूड़ के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह न्याय निर्णित किया गया कि दोनों में कोई विरोधाभास नियम नहीं है, एक साक्ष्य का नियम है, दूसरा सतर्कता का नियम है। धारा 133 इंडियन एविडेंस एक्ट साक्ष्य का नियम है, जबकि धारा 114 का दृष्टांत भी सतर्कता का नियम है। यदि न्याय सतर्कता का मीनिंग यह है कि न्यायालय को जब भी दोष सिद्धि करनी हो सहअपराधी के संपुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर तो न्यायालय के पास यदि साक्ष्य है तो उसकी संपुष्टि करा लेनी चाहिए, यदि नहीं है तो धारा 133 में साफ साफ लिखा हुआ है कि इनकॉर्पोरेट एविडेंस के आधार पर भी कन्विक्शन किया जा सकता है। उपरोक्त विरोधाभास को टाल दिया गया, उपरोक्त विरोधाभासी विचार को इस केस लॉ के द्वारा हटा दिया गया। आज ये नहीं कहा जा सकता कि धारा 133 तथा 114 के दृष्टांत भी में कोई विरोधाभास है। इसलिए सहअपराधी के लिए आपको इसके लिए सीआरपीसी के धारा 306, 307 और 308 में भी सहअपराधी को क्षमादान की शक्ति के बारे में आपको जानकारी होगी। सहअपराधी को क्षमादान क्यों दिया जा रहा है, सहअपराधी को क्षमादान देने के पीछे कारण क्या है, कि हमें यह तो जानकारी है कि अपराध किया गया, लेकिन अपराध किसके द्वारा किया गया, किन परिस्थितियों में दिया गया, साक्ष्य हमारे पास अनुत्तरित है। जब साक्ष्य नहीं है तो किन आधारों पर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जा सकता है। तो इसलिए धारा 306, 307 तथा 308 के अंतर्गत सीआरपीसी में भी जो क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग किया गया वो इसी आधार पर, जो अप्रूवर को क्षमादान की शक्ति दी गई है वो इसीलिए दी गई है ताकि हमें उसके साक्ष्य के आधार पर वास्तविक जो उसका दोषी है उसको भी सजा दी जा सके। लेकिन ये जो क्षमादान दिया जाता है, क्षमादान इस शर्त पर दिया जाता है कि अपराधी के द्वारा उसके बारे में सत्य और सही बातों का न्यायालय के समक्ष प्रकटन करे। यदि उस सहअपराधी के द्वारा सत्य और सही बात का प्रकटन नहीं करता है तो उसको मिथ्या साक्ष्य देने के लिए भी आरोपित किया जा सकता है। आगे मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।